तो चैप्टर नंबर 4 विच इज़ गैसेस। सो गैसेस, सबसे पहले गैसेस में है हमारे पास प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ में याद रखें कि गैसेस की प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है एक्सपेंशन। गैसेस हैव द एबिलिटी टू एक्सपेंड ऑन हीटिंग। इसके अलावा गैसेस के मालिक्यूल हमारे पास मोशन में होते हैं, तो इसी वजह से पार्टिकल जब मोशन में होते हैं तो एक दूसरे से टकराएंगे और दीवार से, इसी वजह से प्रेशर डेवलप होगा। इसके अलावा याद रखें कि दे है लो डेंसिटी। हमारे पास क्या होती है, डेंसिटी ऑफ गैस लेस देन होती है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और वो कम होती है डेंसिटी ऑफ सॉलिड से। इसी तरह याद रखें कि डिफ्यूजन लिक्विड में गैस में हमारे पास डिफ्यूजन और फ्यूजन की एबिलिटी होती है। दे मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो इसको, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिफ्यूजन। और फ्यूजन स्केप थ्रू स्मॉल होल, वो हमारे पास क्या है, स्केपिंग थ्रू स्मॉल होल। सही है। इसके अलावा प्रॉपर्टीज में याद रखिए कि गैसेज हैव द एबिलिटी टू कंप्रेस, कंप्रेसिबिलिटी इसमें होती है। तो ये मेरे पास प्रॉपर्टीज है जो गैसेस के है। याद रखें कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है, इसमें आप लोगों ने मेन तीन पॉइंट्स याद रखने हैं कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एन आइडियल गैस है स्मॉल मॉलिक्यूल। फिर ये जो मॉलिक्यूल होगा इसका जो साइज होगा वो जीरो साइज होगा। इसके अलावा नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज प्रेजेंट बिटवीन द गैसेस मॉलिक्यूल। सो ये गैसेस मेरे पास क्या होगा, दिस गैस विल बी आइडियल गैस। सो ये आप लोग याद रखें। इसी तरह प्रेशर के बारे में याद रखें कि प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा, फोर्स को डिक्रीज करेंगे प्रेशर डिक्रीज होगा, और इसी तरह जब एरिया इंक्रीज होगा तो प्रेशर मेरे पास डिक्रीज होगा, और एरिया डिक्रीज होगा तो मेरे पास प्रेशर इंक्रीज होगा। सही है। अब याद रखिए एमसीक्यूज में आता है कि प्रेशर को हम मेजर करते हैं मैनोमीटर से। जो भी प्रेशर होगा उसको हम मैनोमीटर से मेजर करेंगे। अब जबकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम मेजर करेंगे तो उस मैनोमीटर को हम कहेंगे बैरोमीटर। बैरोमीटर हमारे पास स्पेशल मैनोमीटर है जो सिर्फ और सिर्फ यूज होती है एटमॉस्फेरिक के लिए। अब बैरोमीटर की टाइप से, लेकिन इसमें से एक मोस्ट कॉमन हमारे पास कौन सा है, टॉर्सिलियन बैरोमीटर। टॉर्सिलियन बैरोमीटर। सो ये आप लोग याद रखिए। मैनोमीटर प्रेशर के लिए इस्तेमाल होता है। बैरोमीटर मेरे पास मैनोमीटर का टाइप है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए यूज होगा, और कॉमन बैरोमीटर मेरे पास टॉर्सिलियन बैरोमीटर है। और इस टॉर्सिलियन बैरोमीटर को हम एटमॉस्फेयर के लिए जब यूज़ करेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेरे पास आएगा 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, या इसको हम कहते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक ट्यूब होगा और वो मेरे पास 76 सेंटीमीटर फिल होगा, और वो ट्यूब जो है मेरे पास सपोज अगर इसकी एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगी, तो यहाँ पर जो प्रेशर होगी वो मेरे पास बराबर होगी 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। और टेम्परेचर मेरे पास क्या होगा, टेम्परेचर विल बी 278-73 केल्विन। अब याद रखें कि ये जो प्रेशर है दिस इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको हम कहते हैं 760 मिलीमीटर ऑफ Hg या 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो याद रखें कि सेंटीमीटर और मिलीमीटर हमारे पास जो है लेंथ का यूनिट है, लेकिन यहाँ पर हम जो है प्रेशर का यूनिट यूज़ करते हैं। यहाँ पर पास्कल भी इसका यूनिट है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो मेरे पास पास्कल के बराबर है वो भी इसका यूनिट है, और इसकी एटमॉस्फेरिक की वैल्यू 1 एटमॉस्फेयर की वैल्यू होगी 101 325 पास्कल। और इसी तरह याद रखें कि इसकी वैल्यू होगी 14.7 पर स्क्वायर इंच। तो ये सारी वैल्यूज जो है ये आप लोग याद कर ले, दीज आर द वैल्यूज ऑफ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सही है। फिर हमारे पास जो लॉज है, सबसे पहले जो लॉ है वो उसको हम कहते हैं बॉयल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, या वी इज इक्वल टू के डिवाइड बाई पी। तो यहाँ से के आ सकता है इज इक्वल टू पी वी। एमसीक्यूज में आ जाए तो याद रखें कि के का यूनिट क्या होगा, एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब। ये मेरे पास जो है बॉयल्स कांस्टेंट का यूनिट होगा। दिस इज द कांस्टेंट, ये मेरे पास होगा क्या, दिस इज बॉयल्स कांस्टेंट यूनिट। ये मेरे पास बॉयल्स कांस्टेंट का
यूनिट होगा। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। बॉयज़ लॉ का एक इक्वेशन ये है, इसको हम P1 इज इक्वल टू P2 V2, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर हम जो है ग्राफ के बारे में बात कर ले तो P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V। सो अगर P और V का ग्राफ ड्रा कर लेंगे तो मेरे पास इस तरह आएगा। अगर P और 1/V का ग्राफ ड्रा कर लेंगे तो मेरे पास वो इस तरह आएगा। याद रखें, दिस इज 1/V एंड दिस इज V। अब ये जो ग्राफ है इसको हम कहते हैं आइसोथर्म, और ये मेरे पास हाइपरबोला है। दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। सो जो ग्राफ है वो मेरे पास हाइपरबोला है, जबकि चार्ल्स लॉ का स्ट्रेट आएगा। सही है। और जब बॉयज़ लॉ के बारे में हम बात करते हैं तो हमारे पास जो कांस्टेंट होता है वो N, T और P, ये चीज़ें हम लोग जो है बॉयज़ लॉ में जो है ये हम कांस्टेंट रखते हैं। सो दिस इज बॉयज़ लॉ। अब याद रखिए कि अगर बॉयज़ लॉ का ग्राफ मेरे पास इस तरह होगा, P और V, अगर हम जो है ये मेरे पास ये ग्राफ होगा, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूँ तो मेरे पास वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, तो मेरे पास जो ग्राफ होगा वो इस तरह शिफ्ट होगा राइट को। अगर ये TA है, ये TB है, ये TC है, तो इस केस में TA ज़्यादा होगा TB से, TB ज़्यादा होगा TC से। सही है। सो दिस वाज बॉयज़ लॉ। इसी तरह चार्ल्स लॉ में आप लोगों ने तीन बातें याद रखनी है कि चार्ल्स लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2, V इज इक्वल टू KT, ये के मेरे पास चार्ल्स कांस्टेंट है। अब अगर MCQs में आ जाए कि इसका यूनिट क्या होगा, सो K का यूनिट होगा V डिवाइड बाई T, यानी डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन मेरे पास इसका यूनिट होगा। सो ये आप लोग जो है इसको याद कर लें। इसके अलावा जो है इस इक्वेशन को जो है एक चार्ल्स लॉ का इक्वेशन है वी टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं V1 T1 इज इक्वल टू के या V2 T2। सो ये मेरे पास सेकंड फॉर्म है। अगर मैं ग्राफ की बात कर लूँ, V अगर T में ड्रा कर लूँ तो मेरे पास स्ट्रेट लाइन आएगा। सो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। एमसीक्यूज में आ जाए चार्ल्स लॉ का ग्राफ किस तरह होगा, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। और अगर यहाँ पर जो है यहाँ पर चार्ल्स लॉ में हम टेम्परेचर जो है वो मेरे पास क्या है, वो कांस्टेंट नहीं है, दिस इज़ नॉट कांस्टेंट। जबकि यहाँ पर कांस्टेंट मेरे पास क्या है, प्रेशर मेरे पास कांस्टेंट है। और जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो ये जो ग्राफ है इसको मैं कहूँगा, ये जो ग्राफ है ये मेरे पास होगा आइसोबार। सही है। सो चार्ल्स लॉ में आइसोबार था और यहाँ पर जो है मेरे पास बॉयल में आइसोथर्म था। तो ये आप लोग जो है ये आप लोग याद रखें। अब अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूँ, ये टेम्परेचर है, ये वॉल्यूम है, तो अगर इसको मैं इंक्रीज करता हूँ यहाँ पर देख ले तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास ये बढ़ता जाएगा। सो अगर मैं क्या करता हूँ, मैं जो है इसको डिक्रीज करता हूँ, इनिशियली ये 0 डिग्री C है, ये मेरे पास क्या है 0 डिग्री C है, तो इसकी कुछ वॉल्यूम होगी मेरे पास, इसकी मेरे पास वॉल्यूम होगी सपोज 273 डेसीमीटर क्यूब भी हो सकती है, कुछ भी वैल्यू लिक्विड की हो सकती है। सो अगर मैं इसकी टेम्परेचर को डिक्रीज करता हूँ तो हो सकता है कि ये वॉल्यूम जो है इसकी वैल्यू 0 हो जाए। सो जब जिस टेम्परेचर पर मेरे पास वॉल्यूम 0 होती है उस टेम्परेचर को हम कहते हैं एब्सोल्यूट 0। सो अगर एमसीक्यूज में आए कि व्हाट इज एब्सोल्यूट 0, तो एब्सोल्यूट 0 इज दैट टेम्परेचर एट व्हिच द वॉल्यूम बिकम्स 0। और ये जो टेम्परेचर है ये मेरे पास होगा -273 डिग्री C, या ये टेम्परेचर होगा 0 केल्विन। सो दिस इज एब्सोल्यूट 0। ये एब्सोल्यूट 0 की वैल्यू आप लोगों ने याद रखनी है, और ये याद रखना है कि एब्सोल्यूट 0 पर गैस की वॉल्यूम 0 हो सकती है, लेकिन दिस इज द आइडियल गैस। प्रैक्टिकल में ये पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकल में क्या होगा, जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो मेरे पास जो वॉल्यूम होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों, ये रीज़न ये है कि वो गैस मेरे पास लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो दिस इज द रीज़न। सही है। अब याद रखें कि हमारे पास जो है एक लॉ ये था कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, या हम कहते हैं कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T, बॉयज़ लॉ। चार्ल्स लॉ में हम कहते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। एवोगाड्रो लॉ में हम कहते हैं कि एवोगैड्रो, चार्ल्स और बॉयज़ लॉ। तो फिर हम अगर इन तीनों को कंबाइन कर ले तो हम कह सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T n डिवाइड बाई T, या यहाँ पर अगर हम जो है कांस्टेंट लगा ले V इज इक्वल टू R T n बाई V,
इसको मैं अरेंज कर लूँगा पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। सो दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। और आइडियल गैस इक्वेशन कौन होगा? जब गैस मेरे पास आइडियल होगा। आइडियल क्या होगा? आइडियल गैस तब होगा जब मालिक्यूल की साइज होगी ज़ीरो और मालिक्यूल होगा स्मॉल और मालिक्यूल में आईएमएफ फोर्सेस मेरे पास नहीं होंगे, तो मेरे पास गैस जो है ये वाला इक्वेशन जो है फॉलो करेगा। सो ये जो आर है दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, सही है। सो ये मेरे पास जो है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, इसको मैं लिख सकता हूँ कि आर इज इक्वल टू पी वी डिवाइड बाई एन टी। अगर सपोज एन मेरे पास कांस्टेंट है तो मैं लिखूंगा एन आर इज इक्वल टू पी वी डिवाइड बाई टी। ये दोनों कांस्टेंट है, सो मैं लिख सकता हूँ कि पी वन वी वन डिवाइड बाई टी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू टी टू। अगर ये मेरे पास गैस था और इसकी वैल्यू मेरे पास पी वन थी, वॉल्यूम वी वन था, टेम्परेचर टी वन था, तो इसको अगर मैं चेंज कर लूँ इसकी पी टू हो जाएगी वी टू, तो ऑटोमेटिकली टी मेरे पास टी टू होगी। इन 6 वैल्यूज़ में से 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ में से 5 गिवन होंगे, 6 वन आप लोगों ने थ्रू दिस इक्वेशन जो है फाइंड करना है। ये एमसीक्यूज में आ सकता है। अब याद रखिए कि जो इक्वेशन है मेरे पास वो है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। आर मेरे पास बराबर है पी वी बाई एन टी। अगर प्रे में वन मास पेयर पुट कर लूँ, वॉल्यूम 22.4 डेसीमीटर क्यूब पुट कर लूँ, 1 मोल पुट कर लूँ, या टेम्परेचर जो है 273 केल्विन पुट कर लूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 22 डिवाइड बाई 273, तो 0.08 एटीएम डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। सो याद रखिए कि दिस इज नॉट द एसआई वैल्यू, ये मेरे पास आर का यूनिट है लेकिन ये एसआई नहीं है। अब इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि आर इज इक्वल टू ये जो मेरे पास था 1 एटमॉस्फेयर 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी के बराबर है, तो इसको अगर मैं 760 से मल्टीप्लाई कर लूँ मेरे पास आ जाएगा 62.4 मिलीमीटर ऑफ एच जी डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। याद रखें कि मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ 62.4 ये मिलीमीटर ऑफ एच जी मेरे पास बराबर है टार डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 62.4 ये जो डेसीमीटर क्यूब है ये मेरे पास जो है लीटर के बराबर है, लीटर पर मोल पर केल्विन। सो याद रखें कि इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 62.4 मैं टार भी लिख सकता हूँ, मैं जो है इसको मिलीमीटर ऑफ एच जी भी लिख सकता हूँ, इसको मैं लीटर भी लिख सकता हूँ, इसको मैं डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकता हूँ, बाकी मेरे पास मोल पर केल्विन होगा। सो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये दोनों भी हो सकते हैं, ये दोनों भी हो सकते हैं, लीटर भी हो सकता है। सो कुछ भी कम्बिनेशन यहाँ से पॉसिबल है, सब हमारे पास पॉसिबल है। फाइनली जब हम सेंटीमीटर क्यूब में लिखेंगे तो यहाँ पर जो मीटर क्यूब है डेसीमीटर क्यूब, इसको हम अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 62.4 मल्टीप्लाई बाई 1000 फिर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। टार हो या मिलीमीटर आप एच जी हो जो भी हो, लेकिन आएगा पर मोल पर केल्विन। तो ये मेरे पास आएगा 62,400 और ये मेरे पास इसकी और वैल्यू। अब अगर आप लोगों ने एसआई वैल्यू फाइंड करना है तो आर इज इक्वल टू पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, सही है। एसआई में प्रेशर की वैल्यू है 101 325 पास्कल या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मोल। वी की वैल्यू मेरे पास क्या है? वी की वैल्यू मेरे पास है मीटर क्यूब, सही है। सो 22.4 को जो है अगर मैं डेसीमीटर क्यूब में लिखूँ 0.0224 और 1 मोल 1 केल्विन, सो अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो मेरे पास जो वैल्यू आती है वो मेरे पास क्या आएगी? वो मेरे पास आ जाएगी 8.3 जूल, 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन। ये एक्चुअली आएगी 8.3 पास्कल मीटर क्यूब और पर मोल पर केल्विन, लेकिन पास्कल मीटर क्यूब मेरे पास जूल की बराबर है और इसको मैं कैलोरी में लिख सकता हूँ। 8.3 को मैं कन्वर्ट कर लूँगा 1.9 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ। रीज़न ये है कि मेरे पास जो है 1 कैलोरी बराबर है 4.18 जूल का। सो ये आप लोग ये वाली वैल्यू याद रखिए, दिस इज
SI वैल्यू। इक्वेशंस में हम लोग जो है ये यूज़ करेंगे। ये जो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास डिवाइड बाई मोलर मास आर टी, या पी एम इज इक्वल टू एम बाई वी आर टी। कुछ नहीं, बस इन दोनों को मैंने रिप्लेस कर दिया, एंड मास पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी बाई आर टी। सो डेंसिटी बराबर हो गई पी एम डिवाइड बाई आर टी। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर डेंसिटी। ये ईटा में आएगा कि व्हाट इज द इक्वेशन फॉर डेंसिटी। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर डेंसिटी। अब याद रखें कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। सो यहाँ से ये मेरे पास है आइडियल गैस इक्वेशन। नॉन आइडियल के लिए ये हो जाएगा पी प्लस ए ओवर वी स्क्वेयर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। सो दिस इज फॉर नॉन आइडियल गैस, और नॉन आइडियल गैस में n बराबर होगा अगर 1 में तब ये होगा। अगर नॉन आइडियल गैस है लेकिन n जो है 1 के बराबर नहीं है, तो मेरे पास फिर होगा p इज इक्वल टू ए एन स्क्वेयर बाई वी स्क्वेयर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। सो ये मेरे पास, ये आप लोग याद रखें। इसी तरह जो हमारे पास है आइडियल गैस इक्वेशन में, यहाँ पर याद रखें कि पी वी हमेशा बराबर होगी एन आर टी की। तो अगर मैं पी वी को एन आर टी से डिवाइड कर लूँ, सही है, पी यू को डिवाइड कर लूँ एन आर टी से, दोनों वैल्यू सेम है, इज इक्वल टू है, तो इससे 1 आएगा, इसको हम कहते हैं z। पी वी डिवाइड बाई एन आर टी को हम कहते हैं z। z मेरे पास बराबर है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये मेरे पास बराबर है 1, और जब 1 आएगा तब मेरे पास गैस होगा। अब इस z की वैल्यू 1 से ऊपर भी हो सकती है, n से कम भी हो सकती है। तो दोनों केसेस में मेरे पास गैस क्या होगा, नॉन आइडियल गैस होगा। फॉर एग्जांपल पी वी की वैल्यू मेरे पास है, पी वी की वैल्यू है 100, सो एन आर टी की वैल्यू भी मेरे पास 100 होगी, और पी वी डिवाइड बाई एन आर टी से मेरे पास आ जाएगा 100 ओवर 100 मीन्स 1। अब ये कब होगा, ये तब होगा जब गैस आइडियल होगा। नॉन आइडियल में पी वी की वैल्यू सपोज मेरे पास क्या है, मैं इंक्रीज़ करता हूँ बॉयल्स लॉ में, प्रेशर को मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ, तो वॉल्यूम मेरे पास डिक्रीज़ होगी। लेट सपोज कि ये वॉल्यूम है, ये गैस जो है कंप्रेसिबल नहीं है, दिस गैस इज़ हार्डली कंप्रेसिबल, क्योंकि ये मेरे पास क्या है, नॉन आइडियल है, तो ये वॉल्यूम फिर कम नहीं होगी, क्योंकि दिस इज़ हार्डली कंप्रेसिबल। तो पी वी की वैल्यू मेरे पास 100 की बजाय सपोज आ जाएगी 110, तो मेरे पास यहाँ पर होगा 110 डिवाइड बाई 100, तो वैल्यू जो है 1 से ऊपर आएगी। तो जब गैस मेरे पास हार्डली कंप्रेसिबल होगा, पी वी की वैल्यू मेरे पास एन आर टी, पी वी डिवाइड बाई एन आर टी, यानी जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। और जब पी वी प्रेशर को इंक्रीज करेंगे और वॉल्यूम जो है मेरे पास क्या होगा, अगर ये गैस है ये ईजीली कंप्रेसिबल है, ये पी वॉल्यूम इतना था, मैंने प्रेशर को इंक्रीज किया, वी यहाँ होना चाहिए था, लेकिन वो ज़्यादा इंक्रीज होता है क्योंकि गैस ईजीली कंप्रेसिबल है। तो फिर क्या होगा कि अगर सपोज मेरे पास पहले 10 था प्रेशर, वॉल्यूम 10 था, मैंने इसको बढ़ा दिया, प्रेशर को 20 कर दिया, तो वॉल्यूम होना चाहिए था 25000, लेकिन ये पायो के बजाय सपोज 4 होता है, तो मेरे पास जो 100 वैल्यू होनी चाहिए थी वो मेरे पास इस तरह 80 आती है, जो कम हो। सो पी वी की वैल्यू मेरे पास कम होगी, पी वी ये नॉन आइडियल वाली हमारे पास आ गई, ये आइडियल। सो पी वी डिवाइड बाई एन आर टी, पी वी कम है एन आर टी से, तो मेरे पास आ जाएगी 0 पॉइंट समथिंग, यानी लेस देन 1, और ये मेरे पास नॉन आइडियल होगा। तो जब गैस इजीली कंप्रेसिबल होता है, z की वैल्यू मेरे पास 1 से कम आती है। अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आइडियल, तो z की वैल्यू 1 होगी तो वो मेरे पास आइडियल होगी, z की वैल्यू 1 से कम होगी या 1 से बड़ी होगी तो वो मेरे पास क्या होगा, नॉन आइडियल होगा। अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि फॉलोइंग आर द वैल्यूज ऑफ z, 0.1, 0.5, 1, 1.9, सो हमारे पास आइडियल कौन सा है, सो दिस इज आइडियल। अगर पूछे कि नॉन आइडियल कौन सा है, सो एक यहाँ पर ये 0.9 डिफरेंस है, ये 0.5 डिफरेंस है, ये 0.9, सपोज ये मेरे पास है 2.9, तो फिर दिए मेरे पास क्या होगा, दिस इज एक्सट्रीमली नॉन आइडियल। बाकी भी होंगे, तो दिस शो मैक्सिमम नॉन आइडियल, सही है। सो जितनी जेड से वैल्यू दूर होगी उतनी मेरे पास क्या होगा, उतनी मेरे पास गैस जो है ज़्यादा नॉन आइडियल होगी। सो दिस वाज द डेविएशन।
अब ये डिविएशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। तो इसके लिए फार्मूला याद रखें होंडा, यानी ये एच के लिए ग्राफ इस तरह होगा, हीलियम के लिए भी ग्राफ इस तरह होगा। ऑक्सीजन के लिए पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज होगा, लो टेम्परेचर पर नेगेटिव, बाकी पर पॉजिटिव होगा। नाइट्रोजन के लिए भी मेरे पास इस तरह होगा, सही है। सो दिस इज पार, ये आप लोग याद रखें कि HON। इसी तरह CH4 के लिए भी मेरे पास ये होगा। सो ऑक्सीजन नाइट्रोजन के लिए पहले नेगेटिव और फिर मेरे पास पॉजिटिव होती है। सो याद रखें कि लो टेम्परेचर पर डिविएशन नेगेटिव होती है और हाई टेम्परेचर पर डिविएशन मेरे पास पॉजिटिव होती है। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ योर गैस चैप्टर। इतने में ये सारे MCQs कवर हो जाएंगे। थैंक